हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार आपका अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं उसके विकास संबंधी वीडियो बनाया था। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं और हम आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हिंदी को राजभाषा कहा गया है। राजभाषा, हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा कहा गया है। राजभाषा से तात्पर्य है हमारे सरकारी जो कार्यालय है उनके कामकाज की जो भाषा होती है उसको हम कहते हैं राजभाषा। तो राजभाषा ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया या राजभाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया। राजभाषा सरकारी कार्यालयों की कामकाज की भाषा है। हिंदी को आप राजभाषा भी कह सकते हैं, प्रादेशिक भाषा भी कह सकते हैं और मातृभाषा भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी को कभी भी राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रभाषा अभी तक कोई नहीं बनी। राजभाषा के रूप में हम हिंदी को जानते हैं। तो आगे चलते हैं। अब इसकी संवैधानिक स्थितियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी भाषा को संविधान के भाग 17 में, हिंदी भाषा को संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक वर्णित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी भाषा को संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित किया गया है। अब तो इसी बात कर लेते हैं कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि हिंदी भाषा कब मनाया जाता है तो आप कह सकते हैं कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। तीसरा है कि हिंदी को या हिंदी भाषा को संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है तो इसके लिए है अनुच्छेद 343 से 351 तक। अब थोड़ी सी इससे हटके भी बात कर लेते हैं। देखिए, संविधान में 8वीं जो अनुसूची है, कौन सी? 8वीं अनुसूची, इसमें भाषा संबंधी प्रावधान है। भाषा संबंधी प्रावधान है, इसमें भाषा संबंधी प्रावधान है। कहने का अर्थ यह है कि जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है तो भाषा से है। और इसमें कुल कितनी भाषाएं शामिल की गई थी तो कुल 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी थी? कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 विषय थे। वर्तमान समय में कुल कितने विषय हैं? 22 विषय हैं। तो इसका मतलब इसमें 8 विषय जो है बाद में जोड़े गए और ये जो बाद में जोड़े गए विषय है यही सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है। अब सबसे ज्यादा प्रश्न क्या बनता है तो आगे चलते हैं। देखिए,
मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं पूछेगा तो आप बताएंगे। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कुल 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल है। 22 भाषाएं शामिल है। अब ये जो 8वीं अनुसूची है, 14 भाषाएं तो मूल संविधान में थे जब संविधान का निर्माण हुआ। वर्तमान में कितनी हो गई? 22। तो इसमें 8 भाषाओं को जोड़ा गया और 8 भाषाओं को 21वें संविधान संशोधन, 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि जो 8 भाषाएं थी वो कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो देखिए, एक तो 21वां संविधान संशोधन, एक 71वां और एक 92वां संविधान संशोधन द्वारा ये जो 8 भाषाएं हैं उनको शामिल किया गया। अब आइए देखते हैं क्रम से। 21वें संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया। 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया। कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा। और ये 15वीं भाषा थी। कौन सी भाषा थी? 15वीं भाषा थी सिंधी भाषा। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन आया। 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में और इसमें 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसका क्रम हो जाएगा, ये 16वीं भाषा थी, 17वीं और ये 18वीं। यानी कहने का मतलब है कि 71वां जो संविधान संशोधन है वो 1992 में किया गया जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया। इसके बाद से है आपका 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन। अब 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें 4 भाषाओं को शामिल किया गया। पहली भाषा थी बोडो, फिर थी डोगरी, फिर थी मैथिली और आखिरी थी संथाली। आखिरी भाषा थी संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब ये बोडो 19वीं भाषा थी, 20वीं डोगरी थी, मैथिली 21वीं थी और संथाली 22वीं भाषा थी। मैंने क्रम इसलिए लिखा है कि कई बार वो एक क्रम ही पूछ देता है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई जो 3 भाषाएं थी उनका क्रम क्या था, या आपसे ये पूछ सकता है कि उसमें 17वीं भाषा कौन थी, और आपसे ये भी पूछ सकता है उसमें 16वीं भाषा के रूप में किसको शामिल किया गया। तो क्रम मैंने लिख दिया है, इन्हीं क्रम में इनको रखा गया। तो इस प्रकार से ये संविधान संशोधन में करके और 14 भाषाओं से बढ़ के कुल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं जो वर्तमान में है। तो आगे चलते हैं। अभी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं।
तो ये तो थी आपकी 3 संविधान संशोधन द्वारा कुल कितनी भाषाएं जोड़ी गई। तो 8 भाषाओं को 3 संविधान संशोधन द्वारा जो 8वीं अनुसूची में किया गया था उसमें 8 भाषाओं को जोड़ा गया। अब आते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा संबंधी कितने उपबंध हैं। तो आइए उस पे हम बात करते हैं। भारतीय संविधान में भाषा संबंधी उपबंध भारतीय संविधान में भाषा संबंधी उपबंध। वैसे तो देखिए, उपबंधों की बात करें चाहे हम अनुच्छेद की बात करें, इनमें 343 से 351 के मध्य ये अनुच्छेद है या उपबंध आप इनको कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा उपबंधों को भी वर्गीकृत करके पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार इसके उपबंधों का किससे संबंध है या वर्गीकरण के आधार पर भी पूछ लेता है। तो आइए आगे चलते हैं और हम भारतीय संविधान में जो भाषा संबंधी उपबंध है उनको 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है उसका संघ संबंधी या केंद्र संबंधी संघ संबंधी या केंद्र संबंधी उपबंध। और इसमें शामिल किया गया है 343 से 343 और 344 इन्हीं दो अनुच्छेदों को हम संघ संबंधी या केंद्र संबंधी उपबंध में शामिल करते हैं। और दूसरा है राज्य संबंधी उपबंध। इसमें 345, 346 और 347 इन 3 उपबंधों को शामिल किया गया है। क्योंकि भारत बहुत बड़ा राष्ट्र है और इसमें बहुत सारे राज्य हैं, अतः अगर भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो किस उपबंध में सबसे अधिक है तो आप कह सकते हैं राज्य संबंधी उपबंधों में सबसे अधिक अनुच्छेद है। 3 अनुच्छेद है, 345, 346 और 347। इसके बाद जो तीसरा उपबंध है वो है न्याय संबंधी उपबंध। वो क्या है? न्याय या न्यायालय भी लिख सकते हैं इसको, न्यायालय संबंधी उपबंध। इसमें आप क्या आ जाएंगे? 348, 349 इन 2 अनुच्छेदों को हम न्यायालय संबंधी उपबंधों में रखते हैं। और इसके बाद जो अगला है वो है अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यक या व्याधि निवारण, या आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक या व्यथा निवारण संबंध। आप ये भी कह सकते हैं। अब अल्पसंख्यक या व्यथा निवारण संबंधी में क्या कहा जाएंगे? तो इसमें आ जाएगा 350 और 351। तो इस प्रकार से इससे भी आपसे प्रश्न बन सकता है। वो ये पूछ सकता है कि संघ संबंधी या केंद्र संबंधी उपबंध में कौन सी भाषा के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद शामिल है? तो आप कह सकते हैं 343 और 344। अगर राज्य संबंधी पूछ लिया भाषा के उपबंधों में
तो 345, 346, 347। फिर आपसे पूछ दिया न्यायालय संबंधी उपबंधों में, तो 348, 349। अल्पसंख्यक या व्यथा निवारण संबंधी अगर पूछ लिया तो आप कह सकते हैं 350 से 351 के बीच। तो ये तो थे उपबंध और उनका वर्गीकरण। अब आगे चलते हैं। अब इसमें से क्रम से हम एक एक उपबंध को देखेंगे। आइए चलते हैं आगे। और पहला इसमें जो उपबंध या अनुच्छेद आप उसको कह लीजिए, अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 343 एक में कहा गया है कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, हिंदी होगी, तथा लिपि देवनागरी होगी, देवनागरी होगी, तथा अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा। इसमें ये अनुच्छेद 343 में एक में ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी। और जो अंक है, जैसे गिनती जो पहले हिंदी में चलती थी, गिनती आप देखे होंगे, हिंदी का मतलब ये था कि ऐसे लिखा जाता था, जैसे मान लीजिए अगर 1 लिखना है तो ऐसे लिखते थे, 2 ऐसे लिखते थे, 3 ऐसे लिखते थे। अब तो ये लोग भी भूल गए हैं, 4 भी लिखना भूल गए हैं। तो ये हिंदी जो ये लिखने की भाषा थी, ये देवनागरी लिपि से थी, लेकिन इसमें ये कहा गया कि नहीं, हम जो है जो अंकों का इसमें प्रयोग होगा वो अंतरराष्ट्रीय होगा, जो अंतरराष्ट्रीय मतलब अन्य देशों में जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है हम उसका ही प्रयोग करेंगे। अब इसमें जो दूसरा था, दूसरा इसका जो अनुच्छेद 343 और 2 में अगर क्या कहा गया, 343 2 में यह कहा गया कि संविधान लागू होने के, संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक संविधान लागू होने से 15 या होने के 15 वर्षों तक राजभाषा अंग्रेजी होगी, अब इसका क्या कारण था कि इस तरह का प्रावधान देना पड़ा? तो उस समय अंग्रेज अभी भारत में, अभी अंग्रेजों ने पूर्णतः भारत को छोड़ा भी नहीं था, और अंग्रेजी जो सभ्यता थी, जो उनकी भाषा थी, उसकी छाप हमारे यहाँ भी पड़ी थी, और जो पढ़े लिखे लोग थे वो ज्यादातर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इसलिए ये कहा गया कि जो हमारा संविधान जब से लागू हुआ है तब से 15 वर्षों तक जो राजभाषा होगी वो क्या होगी? अंग्रेजी होगी। तीसरे में कहा गया, तीसरा जो अनुच्छेद 343 3 में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि भाषा संबंधी कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास रहेगी। भाषा संबंधी कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति संसद के पास रहेगी, संसद के पास रहेगी। अनुच्छेद 343 3 में कहा गया कि भाषा संबंधी जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास रहेगी?
संसद के पास रहेगी। तो ये तो था अनुच्छेद 343 1 2 3 क्रम से। अब आते हैं 344। उम्मीद है आप इसको आप वीडियो को पॉज करके आप ये लिख सकते हैं। अब बात हम लोग करते हैं अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 देखिए, भाषा संबंधी जो अनुच्छेद 344 है, ये राजभाषा आयोग के गठन की बात करता है। अर्थात 344 में राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 7 जून, देखिए 7 जून 1955 को किया गया, अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को किया गया। और इसके इसमें जो सदस्य थे, राजभाषा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या थी 30। राजभाषा आयोग का जब गठन किया गया तो उस समय जो राजभाषा आयोग में सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 30। इसमें कुल लोकसभा से 20 सदस्य तथा राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल थे। अब यहां से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। क्या बन सकता है कि पहला राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, यही पूछ लेगा। तो आप जानते रहिए 7 जून 1955 को किया गया। आपसे भी पूछ सकता है कि राजभाषा आयोग का गठन किया गया तो कुल कितने सदस्य शामिल थे, तो आप ये भी कह सकते हैं कुल 30 सदस्य शामिल थे। ये भी पूछ सकता है कि राजभाषा आयोग में लोकसभा के कितने सदस्य थे, तो आप बताएंगे 20 सदस्य थे। राज्यसभा के कितने सदस्य थे, 10 सदस्य थे। अब एक प्रश्न और यहाँ छूट रहा है, क्या कि राजभाषा आयोग का जब गठन किया गया तो उसके अध्यक्ष कौन थे। तो राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे बीजी खेर, उनका नाम था बीजी खेर। राजभाषा आयोग का गठन किया गया तो उसके अध्यक्ष थे कौन, बीजी खेर। इसमें कुछ और भी प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति राजभाषा आयोग की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष पर करेगा। राष्ट्रपति करेगा तो कितने वर्ष पर करेगा, 5 वर्ष पर करेगा। राजभाषा आयोग की समीक्षा राष्ट्रपति कितने वर्ष में करेगा, 5 वर्ष में करेगा। और संसद की अगर बात करेंगे तो संसद जो है, संसद 10 वर्ष में करेगी। संसद कितने वर्ष में करेगी, 10 वर्षों में संसद करेगी। यानी प्रत्येक 10 वर्ष पर राजभाषा आयोग की समीक्षा संसद करेगा और राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर समीक्षा करेगा। ये प्रावधान थे अनुच्छेद 344 में। अब बात करते हैं
अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 ये राज्य संबंधी उपबंधों में शामिल अनुच्छेद है। अनुच्छेद या उपबंध एक ही बात है, तो कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 345 का संबंध राज्य सरकार से है या राज्य सरकार से है। और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, तो ये कहा गया है कि प्रदेश को अपने जो प्रादेशिक भाषा है उसको चुनने का अधिकार है। वो किसी राज्य का विधानमंडल या विधि द्वारा जो उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषा है उनमें से वो किसी को भी एक या एक से अधिक भाषाओं को अपनी राज्य भाषा घोषित कर सकता है, यानी प्रादेशिक भाषा क्या कर सकता है, घोषित कर सकता है। ये प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 345 में। तो आइए लिखते हैं इसको। राज्य द्वारा अपनी प्रादेशिक भाषा चुनने का अधिकार है। वे एक या अधिक राज्य में बोली जाने वाली भाषा को अपनी राजभाषा बना सकता है। अनुच्छेद 345 में ये कहा गया है कि कोई भी जो प्रदेश है अर्थात राज्य, वो अपने यहाँ जो बोली जाने वाली प्रादेशिक भाषा है उनको चुनने का उसको अधिकार है। और वो एक या एक से अधिक जो राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है को अपनी राजभाषा के रूप में शामिल कर सकता है। अब चलते हैं अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 346। अब अनुच्छेद 346 में क्या कहा गया है, तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 क्या कहता है कि राज्यों को एक दूसरे से पत्राचार के लिए भाषा प्रयोग और इसके संबंध में राजभाषा अधिनियम 1976 बनाया गया, जिसके अंतर्गत राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो कौन सी श्रेणियां थी, तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है ना कि भाषा जो अन्य राज्यों की है आपसी पत्राचार के माध्यम से जो वो भाषा का प्रयोग करते हैं, पत्राचार में जो भाषा प्रयोग करते हैं उस भाषा के आधार को ये 3 श्रेणियों में विभक्त करता है। एक है क श्रेणी, दूसरा है ख श्रेणी और तीसरा है ग श्रेणी। अब ये देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि वे राज्य जिनसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार पत्राचार करना चाहती है, तो पत्राचार की भाषा यदि हिंदी है तो वो राज्य क श्रेणी में रखे जाएंगे। वे राज्य जिनसे केंद्र सरकार पत्राचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करती है उनको क श्रेणी में रखा गया है, और जिनसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग करती है उसको ख श्रेणी में रखा गया। और तीसरा है ग श्रेणी, जिसमें केवल और केवल पत्राचार का माध्यम क्या है, अंग्रेजी है, तो उन
राज्यों को ग श्रेणी में रखा गया है। तो आइए अब बात करते हैं कि क श्रेणी में किसको रखा गया है। तो क श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और बिहार। आखिरी जो प्रदेश है वो इसमें बिहार। इन राज्यों में जो केंद्र सरकार है उसके पत्राचार्य का जो माध्यम होगा, जो भाषा होगी, वो क्या होगी? हिंदी होगी। इसलिए इन राज्यों को हम क श्रेणी के राज्य भी कहते हैं। कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि क श्रेणी के राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो अब ये जान लीजिए कि क श्रेणी के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, बिहार शामिल है। अब ख श्रेणी में कौन से राज्य हैं? तो ख श्रेणी में है पंजाब। देखिए, ख श्रेणी के राज्यों में जो केंद्र सरकार के पत्राचार की भाषा होगी वो हिंदी के साथ साथ वो अंग्रेजी भी होगी। तो ख श्रेणी के राज्यों में पंजाब आएगा, चंडीगढ़ आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, चंडीगढ़ आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार भी हो जाएगा, अंडमान निकोबार। कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपके क्या क्या कौन से राज्य आ जाएंगे? पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार। अब इसके अतिरिक्त, इन राज्यों के अतिरिक्त जो राज्य या केंद्र शासित राज्य बचे, उन राज्यों को हम किस श्रेणी में रखेंगे? ग श्रेणी में। तो इसमें बहुत सारे राज्य, जो जितने भी राज्य हैं उनमें से इन राज्यों के अतिरिक्त जो बचे हुए थे राज्य, वो किस श्रेणी में रखे जाएंगे? ग श्रेणी में। तो यहां से भी आपसे प्रश्न पूछता है। एक तो बहुत ज्यादा अगर वनडे में देखेंगे तो यही प्रश्न पूछ लेता है कि क श्रेणी में कौन से राज्य आते हैं, ख श्रेणी में कौन से राज्य आते हैं और ग श्रेणी में कौन से राज्य आते हैं। अब अगले अनुच्छेद पे हम लोग बात करते हैं, अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347। देखिए, अनुच्छेद 347 कह रहा है कि जो जनता है वो जो भी अपने अनुभाग में जो बोली जाने वाली भाषा है उस भाषा का प्रयोग वो कर सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि राज्य की जनता द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसको वो मान्यता दे सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी राज्य में यदि जनता द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है जो अधिक मात्रा यदि अधिक संख्या में बोली जा रही है तो वो उसको क्या कर सकते हैं? मान्यता दे सकते हैं। वे राज्य उसके लिए क्या है? स्वतंत्र है। तो इसमें क्या है? राज्यों में जनता द्वारा अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषा को मान्यता देना। तो ये हो गया अनुच्छेद 347। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 348 और 49। अनुच्छेद 348
अनुच्छेद 348 और 349। देखिए 348 क्या है? अनुच्छेद 348 और 49, इसमें दो ही चीजें कही गई हैं। पहला ये कहा गया है कि जो न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां होंगी उनकी भाषा अंग्रेजी होगी, और भाषा के कानून अधिनियमित करने संबंधी भी प्रावधान इसी अनुच्छेद में कहे गए हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं इसमें दो प्रावधान हैं। इसमें कहा गया है कि न्यायालयों में कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी। जो न्यायालयों में जो कार्यवाही की जो भाषा होती है वो क्या होगी? अंग्रेजी होगी। ये अनुच्छेद 348 में कहा गया है। इसी में अनुच्छेद 349 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि भाषा के कानून अधिनियमित भाषा के कानून अधिनियमित करने संबंधी कह रहा है कि अनुच्छेद 349 का संबंध क्या है, किससे है? तो आप ये कह सकते हैं कि भाषा के कानून को अधिनियमित करने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 349 में दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 350 और 51। तो पहले लिखते हैं अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 क्या कहता है कि अनुच्छेद 350 ये कहता है कि जो व्यथा निवारण आवेदन है या अभ्यावेदन है, मान लीजिए आप किसी व्यथा निवारण का मतलब आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, उसकी समस्या के समाधान के लिए आप किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, तो जो आप अपना आवेदन देते हैं या जिस प्रकार का प्रपत्र वहां प्रस्तुत करते हैं, उसकी जो भाषा है ना, उस भाषा को आप कोई भी भाषा के रूप में, कोई भी भाषा आपको आती है, आप अपना वो पत्र दे सकते हैं। मतलब ये है कि आप व्यथा निवारण हेतु जिस भी भाषा का प्रयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। दूसरा, अब इसमें क्या प्रावधान है? एक और प्रावधान देखिए नया जुड़ा है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के जो 5 वर्ष तक के विद्यार्थी हैं, उनकी भाषा कैसी होगी? मातृभाषा। तो उनकी मातृभाषा वहां की जो क्षेत्रीय भाषा होगी वो होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र हैं, प्राथमिक स्तर तक उनकी जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी। दूसरा, इसी का प्रावधान ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान अनुच्छेद 350 में है। और 351 इसको लिख देते हैं एक बार, देखिए किसके किसके लिए है 350। तो देखिए 350 कहने का मतलब क्या है? तो सबसे पहले ये व्यथा निवारण हेतु है। आप इसको कह सकते हैं कि व्यथा निवारण हेतु। व्यथा निवारण हेतु जो अभ्यावेदन है, जो व्यथा निवारण हेतु अभ्यावेदन है, उसमें उसके किसी भी भाग में, उसके किसी भाग में
देखिए व्यथा निवारण हेतु जो अभ्यावेदन है उसके किसी भी उसमें लिखिएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, उसमें किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। एक तो ये प्रावधान है कि भाई आप किसी समस्या को लेके जाते हैं किसी सरकारी कार्यालयों में या किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो आप किसी भी भाषा में अपना जो अभ्युदन है, जो भी आप प्रपत्र लिए हुए हैं, जो भी समस्या आप जो भी आवेदन लिए हुए, उसकी कोई भी भाषा हो सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें एक दो चीजें और शामिल की गई। ये जो दूसरा इसका पॉइंट है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र हैं उनकी मातृभाषा, उनकी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। तो लिखते हैं इसमें अल्पसंख्यक छात्रों की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, मातृभाषा में होगी। और अगला पॉइंट कहता है कि अगला जो पॉइंट कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्ति हो, विशेष अधिकारी की नियुक्ति, इसका प्रावधान है। तो ये सभी 350 में ही है, ये सभी जो भी प्रावधान है ये 350 में है। इसके अतिरिक्त 351 में क्या है, तो 351 देख लेते हैं। 351 में सीधी सी बात है कि अनुच्छेद 351 में ये कहता है कि हिंदी भाषा का विस्तार, इसके बारे में इसका प्रचार प्रसार किया जाए, उसमें सरकार जो है सहयोग करे या सरकार समय समय पर हिंदी का प्रचार प्रसार कराती रहे। अब इसके अतिरिक्त 2 अनुच्छेद और हैं जो भाषा संबंधी है, तो आइए उसको भी यही देख लेते हैं। एक अनुच्छेद है जो 2 अतिरिक्त अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 120। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, हिंदी या अंग्रेजी होगी, हिंदी या अंग्रेजी होगी। और एक है अनुच्छेद 210। ये है, देखिए 2 चीजें हैं। एक कह रहा है कि ये अतिरिक्त है, जो संसद में हमारे सांसद लोग या जो भी वहां सदस्य होते हैं वो किस भाषा का प्रयोग करेंगे, तो या तो वो हिंदी करें या फिर अंग्रेजी करें, ये अनुच्छेद 120 में कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 210 एक अलग है और ये कह रहा है कि ये जो विधानसभा होती है ना राज्यों में, विधानसभा, तो विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली, विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा। देखिए अनुच्छेद 210 का संबंध किससे है, तो विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा से है। तो ये था तो हिंदी से संबंधित हमारे संविधान में क्या हिंदी भाषा की स्थिति है उससे संबंधित वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।